ओके, सो लेट्स कंटिन्यू विद द क्लास। यहाँ पे अपन देख रहे हैं क्लासिफिकेशन दैट इज़ बेस्ड ऑन मोड ऑफ सिंथेसिस। ठीक है, अलग अलग तरह के क्लासिफिकेशन स्कीम्स देखे अपन ने पॉलीमर के। ये तुमको ध्यान में रखना है बेसिकली, है ना, किस कौन सा पॉलीमर किस किस क्लासिफिकेशन में आता है, ये तुमको ध्यान में रखना पड़ता है। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन स्कीम बेस्ड ऑन सिंथेसिस ऑफ पॉलीमर्स। ठीक है ना। तो जैसे अपन एडिशन पॉलीमर देखते हैं, ओके, सो इसमें जो रिएक्शन होगी, जिस तरह से बनाया जाएगा, दैट इज़ गोइंग टू बी एडिशन रिएक्शन। जैसे यहाँ पे इथीन ले रहे हैं अपन, मान लो, है ना, इथीन ले रहे, तो इनको मैं सीधा सीधा ऐड कर सकता हूँ, इजंट इट। तो कोई मॉलिक्यूल है जो इसमें ऐड होगा, ओके, कोई इथीन मॉलिक्यूल इसमें ऐड होगा, दूसरा ये इधर ऐड होगा, ये इधर ऐड होगा। तो इस तरह से क्या हो रहा है, ये सारे जो अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे में ऐड हो रहे हैं। ठीक है ना। इस तरह से ये पॉलीमरिक चेन ऐड होती रहेगी एंड व्हाट वी गेट इज़ अ पॉलीमर। ठीक है ना। इसमें डबल बॉन्ड नहीं है, ओके, क्योंकि ये छोटा मॉलिक्यूल है इसलिए, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पे कुछ अनसैचुरेशन भी आ जाए, बट दिस इज़ गोइंग टू बी एन एडिशन पॉलीमर। ओके, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। एडिशन के लिए जो भी कंडीशंस लगती है अपने को, वो अपन यूज़ करते हैं बेसिकली। दीज रिएक्शंस कैन बी डन इन प्रेजेंस ऑफ सम सॉर्ट ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है ना। इट कुड बी पेरोक्साइड, इट कुड बी सम सॉर्ट ऑफ एसिड। इस तरह के कैटलिस्ट लेके अपन ये रिएक्शन कर सकते हैं। ठीक है ना। कंडीशंस तुमको ध्यान में रखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जस्ट द टाइप ऑफ पॉलीमर। ओके, तो ये जो पॉलीमर बनेगा इसको अपन क्या बोलेंगे, व्हाट इज़ द मोनोमरिक यूनिट ऑफ इट, इथीन। ठीक है ना। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, पॉलीइथीन, है ना। दिस इज कॉल्ड एज पॉलीइथीन, इज इट पॉलीमरिक फॉर्म है इथीन का। तो दिस इज बेसिकली द पॉलीथीन वी यूज़। ओके, इट इज़ एक्चुअली पॉलीइथीन, बट इसको अपन शॉर्ट में क्या बोलते हैं, पॉलीथीन। समझ में है ना। सो दैट इज़ प्योर पॉलीथीन। ओके, प्लास्टिक जिसको अपन बनाते हैं। ओके, एडिशन पॉलीमर की खास चीज़ ये होती है कि नथिंग इज़ लॉस्ट ड्यूरिंग द पॉलीमराइजेशन। मतलब कि यू कैन सी दैट दे आर सिंपली एडिंग इनटू ईच अदर। ओके, एक दूसरे में ऐड हो रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है बेसिकली। इसमें से कोई वाटर मॉलिक्यूल बाहर नहीं आ रहा है, या कुछ और छोटा सा HCl मॉलिक्यूल बाहर नहीं आ रहा है। दे आर सिंपली एडिंग इनटू वन अनदर, आइदर बाय कैटायनिक मैकेनिज्म, अनायनिक, या फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। किसी तरह से भी वो ऐड हो सकते हैं। ये अपन आगे देखेंगे, सिंथेसिस ऑफ पॉलीमर जब होता है उसमें उसको देखेंगे, उसमें किस तरह से ऐड होते हैं। एक ब्रीफ मैकेनिज्म देखना पड़ता है अपने को, बट दे आर जनरली एडेड इन दिस पर्टिकुलर मैनर। ठीक है ना। सो अगर कुछ बाहर निकलता है, इट बिकम्स अ कंडेंसेशन पॉलीमर, जो अपन नेक्स्ट इसमें डिस्कस करते हैं। ठीक है। देन वी हैव अ कंडेंसेशन, जिसमें क्या होता है कि दो मॉलिक्यूल या तीन मॉलिक्यूल या मेनी मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोमरिक यूनिट, दे कैन कंडेंस टू फॉर्म अ पॉलीमर। ठीक है ना। ये एक पॉलीमर बनाएंगे। इसमें जनरली क्या होता है कि कोई छोटा मॉलिक्यूल जैसे वाटर, HCl, इस तरह के मॉलिक्यूल्स बाहर निकलते हैं। जनरली वाटर ही देखा है, जनरली वाटर बाहर निकलता है, या कभी कभी जैसे अगर ऑक्सीजन की जगह क्लोरीन है, ओके, तो वो बाहर निकलेगा। सो ये एक तरह का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है छोटा सा। इसको, इस तरह के रिएक्शन को अपन बोलते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। ओके, देयर आर मेनी एग्जांपल्स, जैसे नायलॉन 66। ओके, नायलॉन 66 है, ये एक कंडेंसेशन पॉलीमर है। ठीक है ना। तो तुमको ध्यान में रखना पड़ेगा कि कौन सा पॉलीमर कंडेंसेशन आता है। मैंने एक एग्जांपल दिया है यहाँ पे, नायलॉन 66। आगे जब देखेंगे अपन अलग अलग पॉलीमर्स, तो वो तुमको इस लिस्ट में ऐड करना पड़ेगा, वो तुमको याद रखना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखो किस तरह से एडिशन रिएक्शन होता है। दिस इज़ द नायलॉन 66 का सिंथेसिस, जो अपन नायलॉन यूज़ करते हैं ना। ओके, दैट इज़ बेसिकली दिस। ये जैसे नायलॉन का मंजा होता है ना, या फिर नायलॉन की जो भी चीज़ें होती है, रोप्स होते हैं, दीज आर बेसिकली मेड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉलीमर। ओके, तो यहाँ पे अपन लेते हैं दो चीज़ें, एडिपिक एसिड और हेक्सामिथिलिन डायमीन। ये दो चीज़ें लेते हैं बेसिकली। एडिपिक एसिड देखो, इसमें 6 कार्बन है, 2 कार्बोक्सिल ग्रुप है। ओके ओके, एट द एंड 2 कार्बोक्सिल ग्रुप है, और यहाँ पे CH2 ग्रुप 4 है। ओके, बेसिकली इस तरह का ये स्ट्रक्चर रहेगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप और यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप। इस मॉलिक्यूल को अपन क्या बोलेंगे, एडिपिक एसिड। समझ में आया। सो ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है बेसिकली, इसको अपन एडिपिक एसिड बोलते हैं। एंड देन वी हैव हेक्सामिथिलिन डायमीन। ओके, 6 CH2 ग्रुप्स एंड एट द एंड 2 अमीन ग्रुप। ठीक है।
अब तुमको याद होगा, अगर मैं मान लो ये रिएक्शन करता हूँ, कार्बोक्सिलिक एसिड लेता हूँ प्लस कोई अमीन लेता हूँ, ठीक है ना, H2NR, ये प्राइमरी अमीन ले लिया मैंने, ओके। तो होगा क्या कि अमीन का हाइड्रोजन और कार्बोक्सिल का OH ये कंबाइन होंगे और तुमको क्या मिलेगा, याद है क्या तुम लोगों को, NHR क्या मिलता है तुमको, अमाइड, ओके, अमाइड। एंड अमाइड लिंकेज कौन सी है, ये वाली, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज अमाइड लिंकेज, इजंट इट, दिस इज अमाइड लिंकेज। या हाइड्रोजन हो सकता है सेकेंडरी अगर है, टर्शरी अगर है तो हाइड्रोजन ना हो, और दिस इज अ सेकेंडरी अमाइड, और यहाँ पे तुम्हारे पास ये अमाइड लिंकेज है, दिस इज कॉल्ड एज अमाइड लिंकेज, ओके। सो बेसिकली नायलॉन 6 क्या होगा, फिर ये पॉलीअमाइड हो गया, पॉलीअमाइड हो गया, क्योंकि इसमें अमाइड लिंकेज तुमको दिख रहा है, ओके। यहाँ पे वही हो रहा है, ये हाइड्रोजन और ये OH, ओके, एक हाइड्रोजन इसमें से NH2 में से और एक OH निकल रहा है, -H2O हो रहा है, ओके। and then they condense basically, okay, C double bond O, CH2/4, C double bond O, and this is now your amide linkage, ये अमाइड लिंकेज हो गया और इस तरह से तुम्हारा पॉलीअमाइड बन रहा है, ओके। यहाँ पे नायलॉन 6 इसको क्यों बोलते हैं, इस पॉलीअमाइड को क्यों बोल रहे हैं अपन नायलॉन 6, बड़ा ऑब्वियस सा है, ठीक है। देखो यहाँ पे जो दो मोनोमर ले रहे अपन, उसमें कितने कार्बन है, यहाँ पे 6 और यहाँ पे भी 6 कार्बन है, दोनों इसमें 6 कार्बन है, इसलिए इसको अपन बोल रहे हैं नायलॉन 6। इज दिस क्लियर, अंडरस्टूड है क्या? ऑलराइट, सो इसके और भी जो प्रॉपर्टीज़ है, जैसे ये पॉलीमर है, इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं तुमको मालूम रहनी, जैसे कैसे बनता है, इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। मोस्टली अपन फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर फोकस करते हैं, इससे क्या चीज़ें यूज़ की जाती है, मतलब किसके लिए ये यूज़ किया जाता है, क्या बनता है इससे। नायलॉन 6 से अभी सिंथेटिक दो डोरिया होती है ना, रस्सियाँ, वो बनती है नायलॉन 6 से, लेकिन काफ़ी और चीज़ें भी बनती है, बेसिकली बैग्स बनाते हैं, क्योंकि इट हैज़ अ थ्रेड लाइक प्रॉपर्टी, है ना, ये थ्रेड लाइक सिंथेटिक फाइबर बनते हैं अपन इससे, ओके, सिंथेटिक, दिस इज कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर बेसिकली। नेक्स्ट टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन देखते हैं, मतलब किस तरह के पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस है, ओके। सो टाइप्स, क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शंस, बेसिकली किस तरह से अपन बना सकते हैं इसको। सो एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन या चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, दो तरह के रिएक्शंस देख रहे हैं अपन, एडिशन या चेन ग्रोथ, ठीक है ना। तो जो अपन ने अभी देखा बेसिकली एडिशन पॉलीमर, ठीक है, दैट इज़ बेसिकली एन एडिशन पॉलीमर, सिंपल है, ओके, नाम से ही पता चलता है अपने को, वेरी इजी, ओके। इसमें क्या करते हैं अपन, जैसे कोई अनसैचुरेटेड मोनोमरिक यूनिट ले रहे हैं, जैसे पहले वाले केस में अपन ने इथीन लिया था, यू कैन टेक इथाइन और व्हाटएवर, राइट। मोनोमर जो ले रहे हैं अपन, दैट इज़ अनसैचुरेटेड, और ये ऐड होते हैं फ्रॉम वन मोनोमर टू अनदर मोनोमर, इस तरह से, ठीक है, एक दूसरे में, दूसरा तीसरे में, तीसरा चौथे में, इस तरह से ये ऐड होते जाते हैं, एंड व्हाट यू गेट इज अ चेन ऑफ पॉलीमर, ओके, यू गेट अ चेन ऑफ पॉलीमर बेसिकली। सो दिस इज बेसिकली वेरी स्पेसिफिक, कि ऐसा नहीं कि ये दो दो तीन तीन करके ऐड हो रहे और फिर क्लब हो रहे हैं, ये बराबर एक दूसरे में, दूसरा तीसरे में, ये चेन ऐड होते जाता है, सीरियल ऑर्डर में ही ऐड होगा, इसको बोलते हैं अपन एडिशन पॉलीमराइजेशन। देखो इसमें हो क्या रहा है, जैसे ये एक मोनोमर है, ये दूसरे में ऐड हुआ, ये हो गया दूसरा मोनोमर, है ना, तो ये दिखा रहे हैं अपन, ये तीसरा मोनोमर, इसमें क्या होते जा रहा है, चेन बढ़ते जा रही है, इजंट इट, ये एक एक मोनोमर ऐड होते जा रहे हैं, इजंट इट, तो ये जस्ट ऐड होते जा रहे हैं, इसको अपन बोल रहे हैं चेन ग्रोथ पॉलीमर, ठीक है। ये चेन दोनों तरफ ग्रो होगी बेसिकली, नॉट जस्ट ऑन वन साइड, इट इज़ पॉसिबल दोनों तरफ ये ग्रो हो रही है, अगर दोनों तरफ अनसैचुरेशन है तो ये दोनों तरफ ग्रो होगी, अगर सिंपल इथिन मॉलिक्यूल है तो इट जस्ट ग्रोइंग, ओके, देयर इज़ नो डायरेक्शनलिटी इन दिस केस, ठीक है। तो मैकेनिज्म क्या होता है इसका, किस तरह से ये ग्रो होता है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म, वन इज़ फ्री रेडिकल, ओके, इसमें फ्री रेडिकल इन्वॉल्व होता है बेसिकली, दिस इज द मोस्ट कॉमन वन। देयर इज ऑल्सो कैटायनिक पॉलीमराइजेशन, देन देयर इज ऑल्सो अनायनिक पॉलीमराइजेशन। फ्री रेडिकल में ऑब्वियसली वी नीड अ फ्री रेडिकल जनरेटिंग एजेंट, कोई तो भी पेरोक्साइड की अपन जनरली इसमें ऐड करते हैं। सेकंड कैटायनिक, दिस इज बेसिकली अ कार्बोकेटायन मैकेनिज्म, एंड अनायनिक, ये कार्बन अनायन मैकेनिज्म, ओके। तो सबसे कॉमन क्या बोल रहे हैं अपन, फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन।
फ्री रेडिकल तुमको याद होगा अल्केन्स चैप्टर में अपन ने देखा था 3 स्टेप्स होते हैं, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपोगेशन, चेन टर्मिनेशन। ये 3 स्टेप्स यहाँ पे भी होंगे। फ्री रेडिकल में यही 3 स्टेप्स रहते हैं, इनिशिएशन, प्रोपोगेशन एंड टर्मिनेशन। ठीक है, तो इनिशिएशन में क्या हो रहा है, कोई रेडिकल जनरेटिंग एजेंट अपने को इस रिएक्शन मिक्सचर में ऐड करना पड़ता है। जैसे मैंने पेरोक्साइड डाल दिया है यहाँ पे, ओके, दिस इज सम सॉर्ट ऑफ पेरोक्साइड, और उसको मैंने हीट किया या जस्ट एक्सपोज कर दिया लाइट को, इट विल ब्रेक होमोलिटिकली। ओके, होमोलिटिक, ये देखो एरो की तरफ ध्यान दो। ओके, सिंगल हेडेड एरो है ये। होमोलिटिक क्लीवेज मिलेगा अपने को, और अपने को मिलेगा पेरोक्साइड रेडिकल। ओके, रादर दैन इसको क्या बोलेंगे अपन, अल्कोक्साइड रेडिकल, नॉट पेरोक्साइड, दिस इज अल्कोक्साइड रेडिकल। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड ले रहा हूँ तो ये मेरा हाइड्रोक्सिल रेडिकल रहेगा। ओके, एंड दीज आर वेरी रिएक्टिव स्पेसीज, ऑल रेडिकल्स आर वेरी रिएक्टिव स्पेसीज। तो ये इस तरह से तो रहेंगे नहीं, दे विल डू समथिंग। ओके, एंड वन ऑफ द थिंग विथ रेडिकल्स इज दैट एक बार रेडिकल फॉर्म हो जाए तो बार बार रेडिकल्स फॉर्म होते रहेंगे। ओके, इसी को हम प्रोपोगेशन बोलते हैं, इजंट इट, बार बार रेडिकल्स फॉर्म होते रहेंगे। तो यहाँ पे देखो ये अल्कीन है, अल्कीन के साथ ये रेडिकल रिएक्ट हो रहा है। ओके, फिर से होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेजेस हो रहे हैं, दिस इज कंबाइनिंग विद दिस। सो क्या हो रहा है, ये यहाँ पे रेडिकल जनरेट हो रहा है, वी गेट दैट रेडिकल। ठीक है ना, मतलब नॉन रेडिकल प्लस रेडिकल यू गेट रेडिकल, सीधी सी बात है ना। इवन प्लस ऑड अगर करते हैं तो अपने को ऑड ही मिलेगा, इजंट इट, तो अपने को रेडिकल ही मिलेगा यहाँ पे। अब ये रेडिकल फिर से रिएक्ट होगा, दिस इज नाउ गोज इनटू प्रोपोगेशन रिएक्शन। ठीक है, एक बार ये रेडिकल आ गया तो ये फिर से अल्कीन के साथ रिएक्ट होगा। ओके, यू गेट अ न्यू रेडिकल एंड दिस रेडिकल विल ऐड अनदर अल्कीन, इसी तरह से ओके चलते रहेगा। ओके, एवरी टाइम दे ऐड अ न्यू रेडिकल यू गेट अ न्यू रेडिकल। तो बेसिकली चेन ग्रो हो रही है, इजंट इट, इस तरह से अल्कीन इसमें ऐड होते रहेगा, चेन ग्रो होते रहेगा। ओके, so we get a polymeric, so finally you get a very long chain, इसका n लिखेंगे अपन, so you get a portion that is very long इस तरह से, and then eventually the reaction will stop। ठीक है, eventually क्या होगा, 2 radicals combine हो जाएंगे, the reaction will stop। this is a chain propagation reaction। alright, ये जितनी ज़्यादा लंबी चलती रहेगी उतना ज़्यादा लंबा तुमको पॉलीमर मिलेगा। ओके, एंड ज़रूरी नहीं है कि हमको बहुत ज़्यादा लंबा ही चाहिए, इट कुड बी बेसिकली डिपेंड्स अपॉन व्हाट एवर द प्रोडक्ट यू वांट टू मेक। ठीक है ना, प्रोडक्ट कौन सा चाहिए, किस तरह का प्रोडक्ट बनाना है उससे, उसके ऊपर शायद से चेन डिपेंड करता होगा। देयर इज़ अ एक्चुअल साइंस बिहाइंड इट। ओके, जो अपन इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ते हैं बेसिकली। सो एक बार प्रोपोगेशन हो गया तो लास्ट स्टेप रहता है फिर टर्मिनेशन। कोई भी 2 रेडिकल, डजेंट मैटर विच रेडिकल्स, कोई भी 2 रेडिकल कंबाइन होंगे तो तुमको रेडिकल ही मिलेगा। देखो, ऐड ऑड प्लस ऑड तुमको इवन मिलता है, इजंट इट, सो यू गेट चेन टर्मिनेशन, दैट्स इट। यहाँ पे अभी तुम्हारा पॉलीमराइजेशन फॉर दैट पर्टिकुलर पॉलीमर ख़त्म हो गया। ठीक है, तो इस तरह से रिएक्शन हो रही है। रेडिकल ये अपन ने अल्केन्स चैप्टर में भी देखा था बेसिकली, इफ यू रिमेंबर दैट। ओके, उसी तरह का ये मैकेनिज्म है, सिर्फ यहाँ पे पॉलीमराइजेशन करवा रहे हैं अपन। ओके, उसी तरह से यू ऑल्सो हैव कैटायनिक एज वेल एज अनायनिक पॉलीमर। ओके, कैटायनिक पॉलीमर में अपन कोई एसिड ऐड करते हैं, अनायनिक पॉलीमर में अपन कोई बेस ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, कैटायनिक में क्या ऐड कर रहे हैं, एसिड, और अनायनिक में अपन क्या करते हैं, कोई न्यूक्लियोफाइल या कोई बेस ऐड करता है, एंड दिस कीप्स ऑन गोइंग बेसिकली। तो पॉजिटिव चार्जेस जनरेट होते रहेंगे। ओके, जैसे कैटायनिक में क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्जेस जनरेट होते रहेंगे। आई डोंट नो इफ आई हैव इट हियर। ओके, सो दिस इज यस, सो हियर वी हैव अ कैटायनिक पॉलीमर। ओके, कोई इनिशिएटर अपन ऐड कर रहे हैं तो ये ऐड होते जा रहा है डबल बॉन्ड में, यू गेट अ कैटायन, फिर से ऐड हो रहा है, यू गेट अ कैटायन, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये हो गया तुम्हारा चेन प्रोपोगेशन रिएक्शन। ठीक है ना, चेन प्रोपोगेशन हो रहा है, एंड देन फाइनली ये कैटायन किसी अनायन को एब्जॉर्ब कर लेगा एंड द चेन विल स्टॉप। ओके, एज फार एज ये कैटायन न्यूट्रल मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर रहा है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट हो रहा है, तो तुम्हारा ये पॉलीमराइजेशन चलते रहेगा। ऑलराइट, दिस इज मच मोर कंट्रोल्ड होता है कैटायनिक पॉलीमराइजेशन, इसलिए क्योंकि इसमें जो है ये हमेशा डबल बॉन्ड के साथ ही रिएक्ट होगा, इजंट इट, क्योंकि देखो दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक। ओके,
क्योंकि ये कार्बोकैटायन जैसा है और ये जो है इनफैक्ट कार्बोकैटायन ही है और दिस इज न्यूक्लियोफिलिक, तो ये यही रिएक्ट होंगे, इजंट इट? ओके, अब कहीं से कोई निगेटिवली चार्ज स्पेसीज आ जाता है तो वो यहाँ पे आके वो रिएक्शन रोक देगा। ओके, एंड सो यू गेट योर पॉलीमर। इसी तरह से अनायनिक पॉलीमर भी होगा। तो ये देखो अनायनिक पॉलीमराइजेशन, यहाँ पे अनायन इसके ऊपर ऐड होता है, ठीक है। दिस इज आई थिंक इज शुड बी द लीस्ट फेवरेबल रिएक्शन, क्योंकि देखा जाए तो दोनों न्यूक्लियोफिलिक है ना, अनायन भी न्यूक्लियोफिलिक और डबल बॉन्ड भी न्यूक्लियोफिलिक। ये मेरे ख्याल से तब पॉसिबल है जब आर ग्रुप इज स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ठीक है ना। अगर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो ये ऐड होगा, और ये क्या, तो ये ऐड होगा, ठीक है ना, अनायन। इट विल ऐड in such a way that it will add to the carbon that is that has electron withdrawing group, ठीक है ना। तो जैसे यही कार्बन पे वो ऐड होगा essentially, okay, so इसको अपन पलटा के भी लिख सकते हैं। so it will add to this particular carbon and this will go and add some other thing, so ये इस तरह से फिर propagate होते रहेगा, ठीक है, क्लियर है। तो इसमें क्या बन रहा है, कार्बन अनायन बन रहा है, एंड दिस विल ऐड, कीप ऑन एडिंग। सो ये तभी पॉसिबल है मेरे ख्याल से जब आर इज़ वेरी यू नो स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, अदरवाइज ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स देख लो कौन से एडिशन पॉलीमर्स के। ओके, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीइथिलीन, पॉलीप्रोपिलीन, आइसोब्यूटिलीन एंड सिंथेटिक रबर, दीज आर ऑल एडिशन रिएक्शन। ये एग्जाम्पल्स है। इसमें से काफ़ी वाले जो है पॉलीमर्स ये अपन आगे देखने वाले, इनका सिंथेसिस और इनकी प्रॉपर्टीज़ देखने वाले। पॉलीस्टाइरीन देखेंगे। ओके, ये स्टायरोफोन के जो कप्स होते हैं ना, बेसिकली स्टायरोफोन के कप्स जो पहले आते थे, थिक वाले रहते थे प्लास्टिक के, रिमेंबर इट लुक लाइक अ कॉटन कप्स बेसिकली, बट प्लास्टिक के रहते थे, जिसको हम स्टायरोफोम बोलते हैं, जिसमें पैकेजिंग आती है बेसिकली। जैसे तुम अमेजोन से कुछ बुलाते हो, फ्लिपकार्ट से, तो जो मटेरियल में ये पैकिंग होता है दैट इज़ बेसिकली स्टायरोफोम, ये इसी से बनाते हैं, पॉलीस्टायरीन से, ठीक है। तो इसका भी अपने को देखना है। रबर वी नो, आइसोब्यूटिलीन इज़ सिमिलर टू रबर बेसिकली, सो ये अपन देखेंगे पॉलीमर्स, बट ये ध्यान में रखना है। तो ये तुमको अभी मैं दिखा रहा हूँ एग्जाम्पल्स, लेकिन इनको अपन डिस्कस भी बाद में करते हैं। ओके, तो जब तुम सेकंड टाइम रीड करते हो तो यू विल हैव बेटर आइडिया, समझ में आया ना, तुमको ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि कौन से पॉलीमर क्या है। अभी तो तुम्हारे लिए दीज आर जस्ट नेम्स, इजंट इट, दीज आर जस्ट नेम्स, तुमको ये समझ में नहीं आएगा कि ये एडिशन पॉलीमर क्यों है, लेकिन जैसा अपना पूरा चैप्टर हो जाएगा और फिर जब तुम रिवाइज करोगे तो ये तुमको समझ में आएगा। सो मेक श्योर टू यू गो द ओवर दिस। ओके, एक या दो बार अगर तुम रिवाइज कर लेते हो, ठीक है, मतलब एक बार तो पूरा तुम्हारा रीडिंग हो गया, उसके बाद एक बार या दो बार रिवीजन होता है तुम्हारा, तो सेकंड टाइम में तुमको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि कौन सा पॉलीमर क्या है। नेक्स्ट होता है अपना कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन या स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। अभी अपन ने देखा एडिशन पॉलीमर, ठीक है, दिस इज कंडेंसेशन पॉलीमर। अपन ने कंडेंसेशन का भी एग्जांपल देखा था, नायलॉन 66। तो उस तरह के जब पॉलीमर बनते हैं कंडेंसेशन, तो उसमें अपन होता है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, लेकिन कंडेंसेशन होता है स्टेप ग्रोथ, ठीक है। एडिशन होता है चेन ग्रोथ, ओके, और कंडेंसेशन होता है स्टेप ग्रोथ। ये थोड़ा ध्यान में रखना, डिफरेंस क्या है, ठीक है। अब हमने ये तो देख लिया है कि चेन ग्रोथ कैसे होता है, ओके, एक दूसरे में दूसरा तीसरे में सो एंड सो फोर्थ, मतलब सीरियल ऑर्डर में ऐड हो रही है। यहाँ पे वैसा नहीं होता है। जैसे ये मोनोमरिक यूनिट से मान लो, ठीक है, अब क्या होगा कि दो इधर ऐड हो रहे, 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 ऐसा हो रहा है, ठीक है। पहले दो डायमर्स बनेंगे बेसिकली पहले स्टेप में, ठीक है। फिर सेकंड स्टेप में क्या होगा, डायमर्स ट्राइमर्स बनाएंगे, ओके, कुछ टेट्रामर्स बनाएंगे, कुछ ट्राइमर्स बना रहे, कुछ डायमर्स वैसे ही रह रहे, ओके। सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है कि कुछ जो फ्रैगमेंट्स थे वो थोड़े थोड़े लंबे हो गए। इसमें कोई ऑर्डर नहीं होता है, कोई 10 मॉलिक्यूल का फ्रैगमेंट बनाएगा, कोई 4 मॉलिक्यूल का फ्रैगमेंट, लेकिन ये स्टेप्स में हो रहा है बेसिकली, ओके। और फिर इवेंचुअली दे सिंपली कंबाइन, तो यहाँ पे देखो 5-5 ये इस तरह से ये ऐड हो रहा है ना, ये बड़े फ्रैगमेंट्स बन गए, एंड देन इवेंचुअली दे सिंपली कंबाइन इस तरह से, एंड यू गेट अ पॉलीमर। अंडरस्टूड है क्या? इसको अपन बोलते हैं स्टेप ग्रोथ पॉलीमर, ठीक है। दिस इज अ स्टेप ग्रोथ पॉलीमर। कंडेंसेशन पॉलीमर ये स्टेप्स में होता है, क्लियर है क्या? इसमें एग्जांपल्स देख लो, पॉलिएस्टर, पॉलीअमाइड्स एंड पॉलीयूरिथेन्स, ठीक है। हमको सिलेबस में पॉलिएस्टर्स है, पॉलीअमाइड्स है, ये अपन देखेंगे बेसिकली, ठीक है। सो दीज आर द पॉलीमर्स दैट आर प्रोड्यूस्ड यूजिंग कंडेंसेशन रिएक्शन या स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। अब अपन देखते हैं
सिंथेसिस ऑफ पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर कैसे बनाते हैं, देखो यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा कंडेंसेशन पॉलीमर। कंडेंसेशन पॉलीमर में एस्टर वॉज द पॉलिएस्टर, ठीक है ना। तो ये है अपना पॉलिएस्टर। तुमको इसके प्रोडक्ट्स तुमको मालूम है, ओके। बैग्स, रिबन्स है ना, प्लास्टिक टाइप की जो होते हैं, बेसिकली थ्रेड लाइक होते हैं। पॉलिएस्टर के कपड़े आते हैं, ओके। रिबन्स आते हैं, इज़न्ट इट। काफ़ी सारी चीज़ें आती है, डेकोरेशन के लिए भी अपन इसको काफ़ी यूज़ करते हैं। इसके काफ़ी स्कूल बैग्स भी पॉलिएस्टर के कपड़े के बनते हैं, इज़न्ट इट। इसेंशियली ऐसा कपड़ा जो थोड़ा सा प्लास्टिकी हो बेसिकली, और जनरली ब्राइट कलर का होता है बेसिकली, उसको अपन बोलते हैं पॉलिएस्टर, ठीक है। तो इसमें लेते हैं अपन डाइएसिड, ठीक है। इसका रॉ मटेरियल क्या होता है, डाइएसिड, ओके, और डायोल, ठीक है। डाइएसिड और डायोल ये लेते हैं अपन, ठीक है। तो होता क्या है कि देखो एसिड प्लस अल्कोहल, ये रिएक्शन तुमको मालूम होगा। क्या मिलता है एसिड प्लस अल्कोहल, क्या मिलता है तुमको, एसिड प्लस अल्कोहल क्या मिलता है, एस्टर मिलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी मिलेगा बेसिकली, जैसे यहाँ पे ये OH ग्रुप और ये हाइड्रोजन, ठीक है, एस्टर बनाएंगे। उसी तरह से इधर का OH ग्रुप, उसका H, और ये OH, ये एस्टर बनाएंगे। फिर ये OH किसी इधर के साथ एस्टर बनाएगा, ये OH इधर के साथ एस्टर बनाएगा। सो इस तरह से एस्टर लिंक्स बन रहे हैं, ठीक है ना। सो ये तुम्हारा एस्टर लिंक है, यू कैन सी दैट, ओके। दीज आर ऑल एस्टर लिंक्स, ओके, एस्टर लिंक। तो इसको अपन क्या बोल रहे हैं, पॉलीएस्टर। सो इस तरह से पॉलीमराइजेशन हो रहा है। अब ये स्टेप ग्रोथ में होता है बेसिकली, क्योंकि एस्टर जो लिंकेजेस बन रहे हैं, जैसे यहाँ पे ये फ्रैगमेंट्स में बनेंगे। पहले है ना 2 मॉलिक्यूल ही ऐड होंगे, फिर 4 मॉलिक्यूल, फिर 5-6 मॉलिक्यूल, इस तरह से स्टेजेस में ऐड होते जाते हैं अलग अलग फ्रैगमेंट्स में, और फिर फाइनली दे ऑल कंबाइन, यू गेट अ पॉलीमर, ओके। सो इस तरह से ये स्टेप ग्रोथ करके रिएक्शन हो रही है। इस तरह का जब भी कंडेंसेशन, दिस इज अ कंडेंसेशन रिएक्शन है, छोटा सा वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है। सो कंडेंसेशन रिएक्शन जब भी होता है तो यू गेट अ स्टेप ग्रोथ रिएक्शन, ओके। सो इसको अपन लिंकेज कौन सा होता है, एस्टर होता है। इसके एग्जाम्पल्स देख लो, ओके। ध्यान में रखना है पॉलिएस्टर कौन से होते हैं, पॉलीइथिलीन टरथैलेट, ओके, पॉलीइथिलीन टरथैलेट। उसी को अपन डैक्रॉन या टर्लिन बोलते हैं। तो इसका एग्जाम्पल मैं तुमको आगे दिखा दूंगा बेसिकली, ठीक है। तो ये पॉलीथीन टरथैलेट क्या होता है, या डैक्रॉन या टर्लिन क्या होता है, ये बेसिकली पॉलिएस्टर के कपड़े हैं बेसिकली, समझ में आया ना, ओके। पॉलिएस्टर के कपड़े ये सिंथेसिस ऑफ पॉलीएमाइड, ओके। पॉलीएमाइड के सिंथेसिस देखो, इसमें नायलॉन अपन देख रहे हैं, नायलॉन का धागा होता है, ओके। अलग अलग टाइप के नायलॉन बनते हैं। 2 सबसे पॉपुलर नायलॉन होते हैं, नायलॉन 6 एंड नायलॉन 66, ठीक है। नायलॉन 66 तो मैंने तुमको ऑलरेडी दिखा दिया है, वो फिर से अपन देखेंगे, थोड़ा ज़्यादा डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। एंड देन सिमिलर टू दैट वी ऑल्सो हैव नायलॉन 6, वो भी अपन देखेंगे, ठीक है। तो देखो पॉलीएमाइड्स ये, ओके, पॉलीएमाइड्स ये दोनों जो है, दीज आर पॉलीएमाइड्स एंड दीज आर सिंथेसाइज्ड बाय कंडेंसेशन मेथड, ओके। तो यहाँ पे पॉलीमर जो बिल्ट होता है बेसिकली, उसमें जो लिंकेज होती है दैट इज़ अमाइड, ओके। इसमें 2 नायलॉन्स होते हैं बेसिकली, ये अपन देख रहे हैं। तो सबसे पहला कौन सा देख रहे हैं, नायलॉन 66, ठीक है। तो इसमें अपन कौन सा लेते हैं, हेक्सामेथिलीन डायमीन एंड एडिपिक एसिड। ये तुमको अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक्सप्लेन करके दिखाया था, ऑलराइट। और यहाँ पे कंडेंसेशन रिएक्शन होता है बेसिकली इस तरह से, एंड यू गेट नायलॉन 66, ठीक है। नायलॉन 66 में अगर तुम देखोगे तो ये अपना अमाइड लिंकेज है, ओके। इसीलिए अपन इसको क्या बोल रहे हैं, पॉलीअमाइड, ओके। तो नायलॉन 66 कहाँ यूज़ किया जाता है, इसको कहाँ प्रिफर किया जाता है, तो जैसे मशीन पार्ट्स बनाने हैं उसमें यूज़ करते हैं मशीन, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी गुड थ्रेड, ओके। ये ज़्यादा वेयर टेयर नहीं होता है बेसिकली, ओके। सो इसके लिए मशीन पार्ट्स बनाने में यूज़ करते हैं। स्विम वेयर्स जो होते हैं, ओके, बिकॉज दे आर वाटर प्रूफ, ओके। नायलॉन 66 इज़ वाटर प्रूफ, प्लास्टिक है बेसिकली, वाटर को बिल्कुल एब्जॉर्ब नहीं करता। तो स्विम वेयर्स जो होते हैं, ट्रंक्स होते हैं या स्विम गाउन्स जो होते हैं, ओके, स्विम सूट्स जो होते हैं, वो इसी से बनते हैं। मतलब पूरा तो 100% नहीं होता है नायलॉन 66, इसमें कुछ मिक्स किया जाता है ऑब्वियसली, मतलब इसे कॉटन, नेचुरल कॉटन मिक्स किया जाता है, बट नायलॉन 66 का काफ़ी प्रोपोर्शंस होता है इसमें, बिकॉज टू कीप इट जस्ट वाटर प्रूफ, ठीक है। कारपेट्स, कन्वेयर बेल्स, होजेस, पाइप्स जो होते हैं वो बनते हैं इससे, और ऑफिस फर्नीचर्स बनते हैं, ओके। क्योंकि दीज कैन हैंडल
हाई वेयर एंड टेयर, दैट्स वाई ऑफिस फर्नीचर्स बनाने में इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉलीमर होता है नायलॉन 6। ये तुमको ज़्यादा अच्छे से ध्यान में रखना है। इट इज़ नॉट रियली अ कंडेंसेशन पॉलीमर, आई डोंट सी इट एज अ कंडेंसेशन पॉलीमर, ठीक है। इसको देखो बनाते कैसा है। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय रिंग ओपनिंग रिएक्शन ऑफ कैप्रोलैक्टम। ये है कैप्रोलैक्टम, ठीक है। दिस इज़ अ रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ नायलॉन 6, ठीक है। ये कैप्रोलैक्टम होता है और इसको फिर अपन हीट करते हैं विथ सम कैटलिस्ट, इसीलिए इसको अपन क्या बोल रहे हैं, थर्मो कैटालिटिक ऑपरेशन। थर्मो कैटालिटिक मतलब हीट भी यूज़ कर रहा है, कोई कैटलिस्ट भी यूज़ कर रहा है, ओके। सो ये अपन यूज़ करते हैं। और होता क्या है कि ये अमाइड लिंकेज जो होता है ये यहाँ से ब्रेक होता है और ये फिर किसी दूसरे इधर साइड में मतलब अमाइड लिंक बनाएगा और ये इधर साइड में किसी दूसरे नाइट्रोजन के साथ अमाइड लिंक बनाएगा। तो इस तरह से आप लोगों को क्या मिल रहा है, ये पॉलीमर, ठीक है। अब पॉलीमर का जो रॉ मटेरियल है उसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 और ये एक 6 कार्बन है, इसलिए इसको अपन क्या बोल रहे हैं, नायलॉन 6। अंडरस्टूड है क्या। एक ही रॉ मटेरियल यूज़ करें जिसमें 6 कार्बन है, इसलिए इसको अपन क्या बोल रहे हैं, नायलॉन 6। इसकी जो प्रॉपर्टी है वो नायलॉन 6 से ज़्यादा मैच होती है, बेसिकली वेरी सिमिलर प्रॉपर्टी, लेकिन इट इज़ मोर स्ट्रिंग लाइक प्रॉपर्टीज़ होती है। सो देखो इसके यूजेस, क्योंकि इसमें थ्रेड लाइक प्रॉपर्टी है तो इसके यूजेस से अपने को वही पता चलता है। जैसे ब्रश के ब्रिसल्स जो होते हैं ये नायलॉन 6 से बनते हैं। सर्जिकल सुचर्स जो होते हैं, ओके, सर्जिकल सुचर्स टाके बनाते हैं ना अपन से, वो स्ट्रिंग्स फॉर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये काफ़ी स्टडी होनी चाहिए, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, तो वो भी नायलॉन 6 से बनते हैं, ठीक है। जैसे गिटार विटार के स्ट्रिंग्स हो गए वो इससे बनते हैं, ऑलराइट। देन मैन्युफैक्चर ऑफ होजरी नायलॉन स्टॉकिंग्स बनाने में इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। थ्रेड्स, रोप्स, नेट्स, ये सारी चीज़ें नायलॉन 6 से ही बनते हैं, ओके। जैसे फिश पकड़ने के जो नेट्स होते हैं, दिस नीड्स टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग, तो ये नायलॉन 6 से बनते हैं। ऑब्वियसली अपना जो नायलॉन का मंजा होता है आई थिंक वो भी इसी से बनता है। नेक्स्ट अपन देख रहे हैं सिंथेसिस ऑफ फिनॉल फॉर्माल्डिहाइड रेजिन। इसमें एग्जांपल होता है बेकलाइट। बेकलाइट इज़ द एग्जांपल ऑफ फिनॉल फॉर्माल्डिहाइड रेजिन। ये मैंने तुमको लास्ट इसमें एक ब्रीफ आइडिया दिया था, अभी इसका सिंथेसिस देखते हैं और इसका एप्लीकेशन भी देख लेंगे। इट इज़ अ कंडेंसेशन पॉलीमर, ठीक है ना। इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम फिनॉल एंड फॉर्माल्डिहाइड। इनको कंडेंस करवा के ये बनाया है अपन ने, ठीक है। सो यहाँ पे देखो फिनॉल है, फॉर्माल्डिहाइड है, ओके। अब फिनॉल और फॉर्माल्डिहाइड जब अपन रिएक्ट करते हैं, सो व्हाट वी एक्चुअली गेट इज़ बेंजलिक अल्कोहल, ओके। बिकॉज फिनॉल कैसा है, बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड है, ये है ना, एक्टिवेटेड है। और इसको अगर मैं रिएक्ट करवा रहा हूँ, मान लो CH, इस तरह से HCHO, ठीक है ना, तो क्या होगा कि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे ये ऐड होगा फॉर्माल्डिहाइड ग्रुप। सो ये होगा अपना CH2OH, ठीक है। ये अपने को मिल रहा है, ओके, यू कैन सी दैट। ये सीधा सीधा ऐड करवा रहे अपन, ये ऑर्थो आइसोमर हो गया, उसी तरह से तुमको पैरा आइसोमर भी मिलेगा, ओके। तो ये हो रहा है फर्स्ट स्टेप में। जब अपन ये रिएक्ट करते हैं तो वी गेट फिनॉल एंड फॉर्माल्डिहाइड का कंडेंसेशन प्रोडक्ट, ठीक है। बट OH ग्रुप रहने के वजह से, ओके, देखो यहाँ पे OH ग्रुप है, ये OH ग्रुप निकल जाएगा, ये फिर से कंडेंस होगा किसी दूसरे फिनॉल के साथ इस साइड में, ठीक है। तो देखो ये इधर कंडेंस हो रहा है, ये इधर कंडेंस हो, इस तरह से ये कंडेंसेशन होते रहेगा, फिनॉल के साथ ये रिएक्ट होते रहेगा OH ग्रुप, एंड व्हाट वी गेट इज़ अ पॉलीमर, ठीक है। बट यहाँ पे इट्स अ लीनियर पॉलीमर, यहाँ पे तुम देख रहे हो, लेकिन देर इज़ ऑल्सो CH2OH ग्रुप एट द बॉटम, तो ये नीचे भी कंडेंस करवा सकता है इस तरह से, इजंट इट। तो ये देखो इस तरह से यहाँ पे ब्रांचेस भी मिल रहे हैं अपने को, ठीक है। तो ये जो पॉलीमर होता है इसको अपन बोलते हैं बेकलाइट, ऑलराइट। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो सबसे पहले तो ये बन रहा है लीनियर टाइप का, ठीक है। मे बी हो सकता है थोड़ा बहुत इसमें ब्रांचेस हो, ओके, थोड़ा बहुत ब्रांचेस हो सकती है। इसको जैसे जैसे मैं हीट करते जाऊँगा ये वैसे वैसे दिस पोजीशन में भी जो भी है, मतलब यू नो परपेंडिकुलर पोजीशन में भी पॉलीमराइज होते जाएगा, ठीक है।
सो दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज क्रॉस लिंकिंग, इसको अपन बोलते हैं क्रॉस लिंकिंग। समझ में आया क्या? क्रॉस लिंकिंग टेम्परेचर के साथ बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा वैसे वैसे ज़्यादा ये क्रॉस लिंकिंग बढ़ेगा। लेकिन क्रॉस लिंकिंग बढ़ने से होता क्या है वो देख लो अभी, ठीक है। तो सबसे पहले ओके वी गेट ऑर्थोफिनॉल एंड पैराफिनॉल डेरिवेटिव्स, एंड जिससे अपने को लीनियर पॉलीमर मिलता है, और फिर ये कंडेंस होते हैं एंड वी गेट अ क्रॉस लिंक पॉलीमर जिसको अपन बोलते हैं बेकलाइट। समझ में आया ना? तो ये ओवरऑल रिएक्शन इस तरह से होगा। ये ऑर्थो और पैरा अपने को इनिशियली मिलता है, और ये ऑर्थो पैरा फिर कंबाइन होते हैं, ये इसके साथ कंबाइन होगा, ये नीचे कंबाइन होगा, देखो इस तरह से। तो ये लीनियर पॉलीमर मिलेगा, और कहीं कहीं पे क्या होगा, क्रॉस लिंकिंग भी हो जाएगा इस तरह से। ओके इसको अपन बोलते हैं बेकलाइट। सो बेसिकली क्रॉस लिंकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्रॉस लिंकिंग जितना ज़्यादा होता है उतना ज़्यादा ये हार्ड होते जाता है पॉलीमर। ओके इसके एप्लीकेशंस देख लो, ठीक है। जो पुराने टेलीफोन्स आते थे, ओके वो तुमने अगर कहीं देखे है, बेसिकली ये टेलीफोन्स या यूज़ किए हैं, तो यू विल सी क्या दे हैव अ वेरी डिफरेंट मटेरियल। बेसिकली इनका मटेरियल थोड़ा अलग रहता था, राइट। वी डोंट सी दिस काइंड ऑफ थिंग्स वेरी ऑफ्टन एक्सेप्ट इन इलेक्ट्रिकल स्विचेस। इलेक्ट्रिकल स्विचेस में इसको यूज़ किया जाता है बेकलाइट को, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल चीज़ होती है बेसिकली, क्योंकि बेकलाइट जो होते हैं दीज आर थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। ओके ये बेसिकली क्रॉस लिंकिंग के वजह से ही होता है। ये किस टाइप के पॉलीमर है, थर्मोसेटिंग, मतलब इसको अगर मैं हीट करते जाऊँ, ठीक है ना, तो ये मेल्ट नहीं होगा, ये और हार्ड होते जाएगा। बेसिकली ये सेट होते जाता है बेसिकली, ओके थर्मोसेटिंग में। इसको अपन रीमोल्ड नहीं कर सकते, रीयूज़ नहीं कर सकते, दिस इज़ वन टाइम वाला होता है ये बेसिकली। Okay, this is a thermosetting polymer. It is resistance to heat, electricity and chemical. ठीक है ना, heat, electricity और chemical को these polymers are resistant. अर्ली 20th सेंचुरी में बेकलाइट का बहुत ज़्यादा यूज़ था, बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे इसको, जैसे कैमरा हो गए, विसल्स हो गए, ओके जो विसल्स आती थी, टेलीफोन्स अपन देख रहे उसमें यूज़ करते थे, ओके अभी इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, okay because you know lot of these things does not exist anymore, isn't it? Cameras गायब हो गए, whistles गायब हो गए, basically we don't have that. ये telephones इस तरह के ये भी गायब हो गए, okay we don't have that anymore. okay handheld telephones. अभी जो इसके applications है, these are basically to make toys and board games. okay खिलौने या board games बनाने में इसको यूज़ किया, pieces of chesses है ना, चेकर्स, बैकगमन ये भी एक अच्छा बोर्ड गेम होता है, क्योंकि ईजी है खेलने के लिए। सो इनको बनाने में यूज़ होता है मोस्टली। इसका आज जो यूज़ होता है दैट इज़ टू मेक दीज थिंग्स एंड दीज इलेक्ट्रिकल थिंग्स। ओके इसका इसलिए ये ज़्यादा अप्लीकेबल है इस केस में, बिकॉज इट इज़ अ थर्मोसेटिंग पॉलीमर। देखो जैसे अगर मान लो कि इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट हो जाए तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ता है वहाँ का, इज़न्ट इट? और ये पॉलीमर ऐसा है कि अगर यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ जाए तो ये सेट होता है, मेल्ट नहीं होता। समझ में आया ना? जैसे कुछ चीज़ें क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएंगे, हीट करेंगे अपन तो मेल्ट होगी, मेल्ट होगी। अगर मान लो तुम्हारे ऊपर गिर जाए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा ना, बिकॉज वेरी हॉट, इजंट इट? मोल्टन प्लास्टिक है, ये परमानेंट डैमेज करवाएगा तुम्हारे को। ओके सो ये क्या होता है, ये सेट हो जाता है बेसिकली rather than actually, so जैसे जैसे ये हीट होगा वैसे वैसे ये हार्ड होते जाएगा। सो इट डजेंट एक्चुअली मेल्ट, इट डजेंट एक्चुअली ड्रिप, ठीक है। एंड इट इज़ रेजिस्टेंट टू इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो, करंट भी नहीं लगेगा। ओके इसके ऊपर कोई केमिकल गिरता है तो उससे भी इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके कंप्लीटली वाटर रेजिस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिकल आउटलेट के लिए दीज आर परफेक्ट। अंडरस्टूड है? नेक्स्ट जो चीज़ अपन देख रहे हैं, नेक्स्ट पॉलीमर इज मेलामिन फॉर्माल्डिहाइड रेजिन। ओके ये शायद से तुमको ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा क्योंकि हम लोग ये यूज़ करते हैं, मेलामिन फॉर्माल्डिहाइड रेजिन। ओके वी यूज़ इट। ओके अगर किसी को मालूम है कहीं या कहाँ पे ये टर्म सुना है तो प्लीज़ मेरे को बता दो। ओके ये हमारे मतलब देखो ये सारे जो चीज़ें हैं, दीज आर रेगुलर यूज़ चीज़ें, सभी चीज़ें सभी के घर में है ही है। ओके ऐसा नहीं है कि नहीं है, सिर्फ हम लोग अटेंशन देते नहीं है कौन सी चीज़ कैसे बनी है। ओके वी डोंट पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस, तो इसके वजह से हमको मालूम नहीं होता है, बट ये भी सभी के घर में है। सो I'll let you know
कि ये कहाँ पे मिलती है बेसिकली, इफ़ यू रिमेंबर कि कहीं सुना है तो मेरे को बताओ. सो इट इज़ अ कंडेंसेशन पॉलीमर बिटवीन मेलामिन एंड फॉर्मल्डिहाइड. मेलामिन ये इस तरह का केमिकल होता है, ठीक है ना, फॉर्मल्डिहाइड. सो इसके पहले अपन ने देखा फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड, इसको अपन बोलते हैं बेकलाइट, इजंट इट. अब फिनॉल की जगह मैंने क्या ले लिया, मेलामिन ले लिया. ओके, मोनोमर जो है मैंने चेंज कर दिया. तो यहाँ पे भी कंडेंसेशन रिएक्शन होता है बेसिकली. यहाँ पे कंडेंसेशन रिएक्शन होगा बिटवीन दिस वन, दिस अमोनिया विल ऐड टू दिस एंड यू विल गेट एन अल्कोहल. ठीक है, इस तरह से. ठीक है, देखो यहाँ से फिर हाइड्रोजन निकल रहा है यहाँ से. सो व्हाट वी गेट इज दिस टाइप ऑफ यूनिट. ठीक है, ये CH2OH या मतलब तीनों जगह ऐड हो सकता है बेसिकली. सो यू गेट यू नो इस तरह का. ओके, एंड देन इवेंचुअली दे विल पॉलीमराइज. ठीक है, दिस विल पॉलीमराइज इन दिस डायरेक्शन, पॉलीमराइज इन दिस डायरेक्शन, और इस डायरेक्शन में भी पॉलीमराइज हो सकता है. ओके, तो ये दो डायरेक्शन में अगर पॉलीमराइज हो रहा है तो तुमको लीनियर चेन मिल रहा है. दिस इज अ लीनियर चेन. और अगर इस डायरेक्शन में पॉलीमराइज होता है तो यू गेट अ ब्रांचिंग. ओके, सो यहाँ पे भी तुमको उसी तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा है. देयर इज अ लीनियर चेन्स एंड एट सर्टन इंटरवल्स देयर आर ब्रांचिंग. ब्रांचिंग यहाँ पे अपन नहीं बोल रहे, अपन इसको बोल रहे हैं क्रॉस लिंकिंग. ठीक है ना. सो दिस इज एक्चुअली क्रिएटिंग दैट क्रॉस लिंकिंग. ओके, सो ये मैंने शॉर्ट में दिया है. बेसिकली इट्स नॉट लाइक इस इथीन ग्रुप. ओके, ऐसा नहीं है ये. दिस इज नॉट अ इथिल ग्रुप. दिस इज बेसिकली अ पॉलीमर चेन ऑन दैट डायरेक्शन. ठीक है ना, इस डायरेक्शन में ये चेन रहेगा, क्रॉस लिंकिंग रहेगा. ठीक है, इसके एप्लीकेशन देख लो. मेलामिन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, इसको अपन सिर्फ मेलामिन रेजिन भी बोल सकते हैं. दिस इज ऑल्सो थर्मोसेटिंग पॉलीमर जस्ट लाइक बेकलाइट. ठीक है, बेकलाइट. इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अपन डिनर वेयर. डिनर सेट्स जो होते हैं मेलामिन के होते हैं. ये तुमने अगर सुना है तो बहुत अच्छी बात है. इसका मतलब तुमने अटेंशन पे किया है कि तुम क्या चीज़ खरीद रहे हो. ठीक है ना. बेसिकली अगर तुम कहीं जैसे शादी वादियों में काफ़ी बार डिनर सेट्स अपन गिफ्ट करते हैं, बराबर है. अगर शॉप में जाते हो तो जो सेल्समैन होता है वो तुमको दो अच्छी तरह की जनरली डिनर सेट बताता है. एक तो प्लास्टिक वाले, ऑलराइट, और दूसरा होता है मेलामिन वाले. ओके, वो बताएगा क्लियरली कि ये मेलामिन के है, और क्योंकि दैट्स हाउ दे सेल, इजंट इट. मेलामिन के है, और ये जनरली थोड़े महंगे होते हैं. ठीक है ना. नॉर्मल डिनर सेट जो होता है प्लास्टिक वाला 700, 800, 1000 तक आता है. ओके, बस सस्ते वाले की बात कर रहा है. एवरेज गरीब लोग जा रहे हैं हमारे जैसे खरीदने के लिए गिफ्ट सेट. ठीक है ना, तो उसकी बात कर रहे हैं अपन. ठीक है, और अगर मेलामिन वाले खरीदने जाओ तो ये 2000, 2500, 3000 डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है. ठीक है, ये और इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है बेसिकली मेलामिन की. या तो ये देखो, ये सारे जो है दीज आर मतलब मेलामिन के कंटेनर्स है ये, या डिशेस है. इसमें इसके बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं मेलामिन का. ओके, इट इज़ समटाइम क्रॉस लिंक इपॉक्सी, एक्रिलिक और पॉलिस्टर रेजिन. ठीक है, इसको इस तरह से भी यूज़ किया जा सकता है. मेन यूज़ क्या होता है इसका, किचन यूटेंसिल्स. ठीक है, किचन यूटेंसिल्स. लेकिन ये जो डिशेस है दीज आर नॉट माइक्रोवेव सेफ. इनको अपन माइक्रोवेव में नहीं डाल सकते. जो माइक्रोवेवेबल डिशेस होते हैं वो अलग आते हैं, उसके ऊपर लिखा होता है माइक्रोवेवेबल डिशेस. जब खरीदते हो अगर माइक्रोवेव में अगर कोई चीज़ डालनी है तो सबसे पहले ध्यान में रखना, इज़ इट माइक्रोवेवेबल और नॉट, नहीं तो वो जल जाएगी, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा. ठीक है, तो इसका मेन यूजेस क्या हो गया, किचन यूटेंसिल्स, एंड दिस आर नॉट माइक्रोवेव सेफ. ठीक है. दूसरा इसका यूज़ होता है लैमिनेट्स बनाने में. जैसा सनमाइका होता है बेसिकली, सनमाइका जो लगाते हैं अपन वो मेलामिन से ही बनता है. और तुमको मालूम है इसका टेक्सचर कितना बढ़िया होता है ना सनमाइका का. ओके, तो ये लैमिनेट्स बनाने में इसको यूज़ करते हैं. इसको फॉर्मिका बोलते हैं अपन, फॉर्मिका विच इज़ बेसिकली सनमाइका. एंड लैमिनेट फ्लोरिंग जो करते हैं ना, उसके लिए जो लैमिनेट्स आते हैं उसमें ये जनरली ऑफिसेस में होते हैं लैमिनेट फ्लोरिंग. ठीक है, उसके बाद इसको यूज़ करते हैं अपन फर्नीचर्स में. ओके, चेयर वेयर जो होती है प्लास्टिक की, वो बनाने में इसको यूज़ किया जाता है. ओके, सो नेक्स्ट जो चीज़ अपन देख रहे हैं दैट इज़ नेचुरल रबर. नेचुरल रबर ये जनरली अपना जो लैटेक्स प्लांट होता है ना उसी से ऑब्टेन करते हैं. लेटेक्स प्लांट या रबर प्लांट जिसको अपन बोलते हैं. इट इज़ अ कोलॉइडल सस्पेंशन होता है बेसिकली. ये इट इज़ अ कोलॉइडल सस्पेंशन. इट इज़ अ पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन. ये अपना आइसोप्रीन होता है. दिस इज आइसोप्रीन यूनिट. बेसिकली इट इज़ आइसोपेंटिलीन बोल सकते हो तुम इसको. आइसोपेंटिलीन है ये. इट इज़ अ 2-methyl ब्यूटा 1,3-डाइन. ओके, 1 2 3 4. ठीक है ना, इस तरह से नंबरिंग देंगे. 2-methyl
1,3-butadiene, isn't it? तो ये हो गया आइसोप्रीन, ठीक है ना. दिस इज़ द मोनोमरिक यूनिट और ये पॉलीमराइज होता है. ओके, यहाँ पे पॉलीमराइज होगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे मूव होगा एंड दिस विल गो एंड polymerize with some other isoprene unit. So you get polyisoprene. That is your natural rubber. ये अपने को मिलता है as a colloidal suspension. Okay? इसकी properties क्या होती है? A natural rubber does not have any cross linking. It's a linear polymer basically without any cross linking. ठीक है ना. और इसमें कोई polar group भी नहीं है, isn't it? Is there any polar group in here? कोई भी polar group नहीं. There is a methyl group यहाँ पे. सब hydrophobic है इंटरेक्शंस. तो ऑब्वियसली इनके जो इंटरेक्शंस है, ओके, चेन के इंटरेक्शंस, दीज आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, दीज आर वेरी वीक. ओके, सो नेचुरल रबर डज नॉट हैव एनी क्रॉस लिंक. नेचुरल रबर इज सॉफ्ट एट हाई टेम्परेचर. ओके, अगर टेम्परेचर ज़्यादा करता हूँ मैं तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा, गल जाएगा ऑलमोस्ट. एंड लो टेम्परेचर करता हूँ तो ये हार्ड हो जाएगा, ब्रिटल हो जाएगा. इनफैक्ट आई कैन ब्रेक इट. ओके, फ्रीज करता हूँ मैं अगर नेचुरल रबर को, ऑलराइट, और इसको पटकता हो तो ये बेसिकली टूट जाएगा. ओके, इट इज़ स्टिकी. ओके, लिक्विडी टाइप में होता है बेसिकली. इट इज़ वेरी, अगर इसका मैं कोई रबर बनाता हूँ जैसे मान लो, तो इट कैन एक्चुअली स्टिक. थोड़ा सा स्टिकी होता है बेसिकली, चिपकता है बेसिकली, ठीक है ना. जैसे फॉर एग्जांपल कुछ रबर बैंड्स होते हैं, इफ़ यू रिमेंबर दैट, जो हल्के क्वालिटी के जो रबर बैंड्स होते हैं, दे आर बेसिकली लाइक दैट. ओके, थोड़े से स्टिकी होते हैं, चिपकते भी है. ओके, इट इज़ सोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट. नॉन पोलर सॉल्वेंट में ये सोल्यूबल होता है. ओके, इसको अगर मैं जैसे ईथर या फिर क्लोरोफॉर्म में अगर डाल दूँ तो ये डिज़ोल्व भी हो जाएगा उसमें. ओके, एंड इट इज़ ससेप्टिबल टू अटैक बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको ऑक्सीडाइज करते हैं, इसीलिए देखो जो हल्के वाले जो रबर होते हैं टूटते हैं बीच बीच में. रिमेंबर, अगर कुछ दिनों के बाद देखोगे ना उसमें रेशे गिर जाते हैं तो ये ब्रेक होना चालू करता है बिकॉज ऑफ द ऑक्सीडेशन. तो देखो इसमें कोई खास प्रॉपर्टीज़ नहीं है. नेचुरल रबर जब अपन लेते हैं बेसिकली, जस्ट इमेजिन लाइक अ हल्का वाला जो रबर बैंड होता है उसकी बात कर रहे हैं अपन, है ना. तो क्रॉस लिंकिंग नहीं होता है. ओके, इसको अगर हाई टेम्परेचर पे ज़्यादा सॉफ्ट होता है, लो टेम्परेचर पे हार्ड हो जाता है, ब्रिटल हो जाता है. इट इज़ ऑल्सो स्टिकी, सोल्यूबल होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट में एंड ऑक्सीडाइज भी होता है. ओके, सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इट डज़ नॉट हैव अ वेरी गुड प्रॉपर्टी. समझ में आता है. इसको अपने को इम्प्रूव करना पड़ेगा. तो हम इसको इम्प्रूव करते हैं बाय प्रोसेस कॉल्ड एज वल्कनाइजेशन. वल्कनाइजेशन ऑफ रबर इज़ अ प्रोसेस जो अपन इसमें प्रॉपर्टी जो है इसकी इम्प्रूव करते हैं. ठीक है. सो इन दिस प्रोसेस वी हीट नेचुरल रबर. दिस इज़ योर नेचुरल रबर पॉलीआइसोप्रीन. इसको अपन सल्फर के साथ हीट करते हैं एंड व्हाट वी गेट इज़ अ क्रॉस लिंक पॉलीमर. ठीक है. ये अपने पॉलीआइसोप्रीन के चेन्स है, पॉलीमरिक चेन्स, एंड इन बिटवीन there are these क्रॉस लिंकिंग. समझ में आए ना. इस तरह से ये क्रॉस लिंकिंग्स रहेंगे. अब क्रॉस लिंकिंग रहने के वजह से क्या होता है कि ये जो चेन्स है वो स्लाइड नहीं होते हैं. ओके, स्लाइड नहीं होंगे. अगर स्लाइड नहीं हो रहा, स्टक हो रहा है बेसिकली एक ही जगह पे, तो ये क्या हो गया, हार्ड हो गया. अब जितना ज़्यादा क्रॉस लिंकिंग अपन करेंगे उतना ज़्यादा ये हार्ड होते जाएगा. लेकिन जितना ज़्यादा ये हार्ड होगा उतनी इलास्टिसिटी इसकी कम होती जाएगी. समझ में आया क्या. इलास्टिसिटी रहने के लिए सॉफ्ट रहना ज़रूरी है. अगर हार्ड रहा तो इलास्टिक नहीं रहेगा. ठीक है. सो डिपेंडिंग अपॉन किस टाइप का प्रॉपर्टी अपने को चाहिए, उस टाइप से, उस एक्सटेंट से अपन इसको वल्कनाइज करते हैं. समझ में. वल्कनाइजेशन क्या है, सिंपल हीटिंग विथ सल्फर. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज वल्कनाइजेशन. ओके. तो क्रॉस लिंकिंग होगा. तो क्रॉस लिंकिंग कितना चाहिए वो अपन यहाँ पे रेशो से कंट्रोल कर सकते हैं. उस हिसाब से अपने को उस क्वालिटी का रबर चाहिए जो अपने को एप्लीकेशन के यूज़ से जनरली अपन इसको डिसाइड करते हैं कि कहाँ पे अप्लाई करना है, इसका यूज़ कहाँ पे, उसके हिसाब से अपन इसका मतलब प्रॉपर्टी डिसाइड करते हैं, उसके हिसाब से इसको अपन बनाते हैं. ओके. सो क्रॉस लिंकिंग का वजह से क्या होता है, इट बिकम्स लेस स्टिकी. ओके, लेस स्टिकी हो जाता है विथ सुपेरियर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़. मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा सुपीरियर होती है. ठीक है. टफनेस ज़्यादा आ जाता है. इट बिकम्स हार्ड, टफ विथ ग्रेटर टेंसाइल स्ट्रेंथ. देखो मैकेनिकल प्रॉपर्टी इसकी क्या हो गई, सुपेरियर हो गई. इजंट इट. इट हैज़ ग्रेटर इलास्टिसिटी.
इसमें इलास्टिसिटी ज़्यादा होता है बेसिकली, मतलब ये ज़्यादा भले ही तनेगा नहीं, लेकिन यू ना इट्स गोइंग टू बी मोर इलास्टिक। ओके, इलास्टिसिटी इसमें ज़्यादा रहेगी और ये इलास्टिसिटी ज़्यादा दिनों तक भी चलेगी एज़ कम्पेयर टू नेचुरल रबर, ये जल्दी दम खा जाएगा। ओके, दिस विल लास्ट लॉन्गर। ओके, इट हैज़ लो वाटर सोल्यूबिलिटी, वाटर सोल्यूबिलिटी बहुत कम रहेगी एज़ कम्पेयर टू नेचुरल रबर। नेचुरल रबर ज़्यादा वाटर से ये सस्पेंशन बनाता है, रिमेंबर, वाटर में। सो इसमें वाटर सोल्यूबिलिटी बहुत कम होती है, नहीं के बराबर हो सकती है ऐसा। ओके, एंड इट इज़ रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेचुरल रबर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से अफेक्ट होता है, ये नहीं होता। ओके, सो अगेन दिस विल लास्ट मच लॉन्गर। क्लियर है? सो ये देखो इस तरह से लिखा था, दिस इज अ लैटेक्स प्लांट। ओके, इसमें इंसिजन्स करते हैं एक तरह के, यू कैन सी द इंसिजन्स। और ये थोड़े से मतलब जहाँ पे भी होता है ना प्लांट में, ओके, जहाँ पे भी ये बनता है, ट्रांसपोर्ट होता है लेटेक्स, मेरे ख्याल से फ्लोएम वोएम में कहीं तो भी वहाँ तक इसका इंसिजन करना पड़ता है। तो उसके बाद वो जो मतलब ट्रांसपोर्ट होने के बजाय ये कहा जाता है बाहर आ जाता है, लीक होने की वजह से ना, तो जो ट्यूब्स है वो लीक हो गए, तो वहाँ से वो लीक हो रहा है, वो बाहर आएगा। इसको अपन इस तरह से कलेक्ट करेंगे। ठीक है, एंड यू कैन सी दिस बेसिकली लुक्स लाइक अ मिल्क, इट इज़ अ सस्पेंशन। ओके, सस्पेंशन का है इसमें, आइसोप्रीन का सस्पेंशन है, और इसको अपन वल्कनाइज करते हैं। सो इट चेंजेस इन एवरीथिंग बेसिकली, मतलब इसको ऐसे ही प्रोसेस भी किया तो भी रबर बनेगा। ओके, ऐसे ही प्रोसेस किया तो भी रबर बनेगा बेसिकली, बट वल्कनाइज करने के बाद इट बिकम्स बेटर। सो मैं इसको काफ़ी जगह पे इसको यूज़ करता हूँ ना। रबर के सोल्स बनाते थे अपन। ओके, ये जो रबर है, ये जो सोल है, ये रबर के है। पहले बेसिकली रबर के ही सोल्स बनाते हैं, आजकल फाइबर के सोल्स आते हैं बेसिकली, विच आर इट्स बेटर। लेकिन पहले ओके मतलब हाँ 20 साल पहले की रबर के ही सोल्स बनते हैं। आज भी जो मोची जो रास्तों पे बैठते हैं, दे ऑल्सो आई थिंक यूज़ रबर सोल्स। ओके, टायर ऑब्वियसली, ओके, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन जो है वल्कनाइज रबर का ये इससे होता है। रिमेंबर चार्ल्स गुडियर ने ये प्रोसेस चालू किया था, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो प्रोसेस था दैट वाज डन बाय चार्ल्स गुडियर, और उसके वजह से उसने काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स भी बनाए जिसके यूज़ हो गए। सो रबर बिकेम अ वेरी हाउस होल्ड कमोडिटी। नेक्स्ट जो चीज़ अपन देख रहे हैं दैट इज सिंथेटिक रबर। सिंथेटिक रबर इसमें इसको अपन बोलते हैं आर्टिफिशियल इलास्टोमर। ठीक है, इसमें अपना अभी काफ़ी सारे जो सिंथेटिक पॉलीमर्स है वो आएंगे जिसकी प्रॉपर्टी कैसी है, रबर के जैसी है, इसीलिए इसको अपन बोल रहे हैं सिंथेटिक रबर। इलास्टिसिटी रहेगी इनमें, दैट्स व्हाई दे आर नेचुरल इलास्टोमर, इलास्टिसिटी रहेगी। ओके, इलास्टिसिटी बोले तो क्या देखिए, एंड गो इनटू डिफॉर्मेशन, इसको तन के एंड देन इफ यू रिलीज इट गो बैक टू देयर ओरिजिनल शेप एंड साइज। ओके, सो इसको अपन बोलते हैं इलास्टिसिटी। दिस कैन बी होमोपॉलीमर्स और कोपॉलीमर। समझ में आया क्या? होमोपॉलीमर्स भी हो सकते हैं, कोपॉलीमर्स भी हो सकते हैं। ओके, दे कैन बी मेड बाय 1,3-ब्यूटाडाइन। ओके, तो ये ब्यूटाडाइन रबर बनेगा इससे, क्लोरोप्रीन, आइसोब्यूटिलीन, स्टायरीन, या फिर इनको मिक्स भी कर सकते हैं। जैसे आई कैन मिक्स ब्यूटाडाइन विथ स्टायरीन एंड वी गेट अ डिफरेंट टाइप ऑफ रबर। ठीक है, आई थिंक इससे नियोप्रीन बनता है। तो अलग अलग टाइप के, इससे मैं अलग अलग टाइप का रबर बना सकता हूँ। तो इनको अपन अलग अलग प्रोपोर्शन में मिक्स कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स देख लो इसका, नियोप्रीन, सिलिकॉन्स, पॉलीयूरेथेन, स्टायरीन, ब्यूटाडाइन रबर, दीज आर बेसिकली सिंथेटिक रबर। ठीक है, सिलिकॉन्स अपन ने ऑलरेडी देखा हुआ है, इफ़ यू रिमेंबर दैट। ये कार्बन फैमिली में जब अपन ने सिलिकॉन के चीज़ें देखी थी, सिलिकॉन के कंपाउंड्स, उसमें सिलिकॉन्स थे। ठीक है, तो यहाँ पे वो डिस्कस नहीं करने वाले अपन, क्योंकि ऑलरेडी अपन ने सिलिकॉन के इसमें डिस्कस किया है। ओके, बट वी गोना लुक एट नियोप्रीन एंड स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबर, ये दोनों अपन देखेंगे। ओके, सबसे पहले अपन देखते हैं नियोप्रीन। ठीक है ना, नियोप्रीन। तो देखो इसमें जो रॉ मटेरियल अपन यूज़ करते हैं दैट इज़ क्लोरोप्रीन। ठीक है, ना इफ़ यू लुक एट इट, जो अपना नेचुरल रबर था उसमें जो मोनोमर अपन यूज़ करते थे वो क्या था, 2-मिथिल, बराबर है, बराबर है, ये अपना मोनोमरिक यूनिट था। ओके, 2-मिथिल 1,3-ब्यूटाडाइन, इजंट इट। यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, मिथिल को रिप्लेस कर रहे हैं विथ क्लोरीन। ओके, सो इज द 2-chloro-1,3-ब्यूटाडाइन, इससे अपन नेचुरल रबर बनाते थे। ओके, अब यहाँ पे क्लोरीन आ गया। क्लोरीन आ गया मतलब क्या हो गया, थोड़ी पोलैरिटी आ गई मॉलिक्यूल में, इजंट इट।
पोलैरिटी आ गई, थोड़ी पोलैरिटी आ गई, स्टिल इन नॉन पोलर बट थोड़ी इसमें पोलैरिटी, तो थोड़ा डायपोल आ गया, और ये डायपोल सफिशिएंट होता है फॉर मेकिंग अ गुड क्वालिटी रबर। ओके, इसमें जो बॉन्डिंग होंगे वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगे एज़ कम्पेयर टू नेचुरल रबर, सो इट्स गोइंग टू बी मच बेटर रबर। तो यहाँ पे इसको अपन पॉलीमराइज करवाते हैं इन द सेम मैनर। पॉलीमराइजेशन में कोई चेंज नहीं होता है, इस तरह से पॉलीमराइज होगा एंड वी गेट अ नियोप्रीन। ठीक है ना, दिस रबर इज कॉल्ड एज अ नियोप्रीन रबर। देखो नेचुरल रबर और नियोप्रीन में डिफरेंस क्या है? नेचुरल रबर में वहाँ पे CH3 था, यहाँ पे Cl है, दैट इज़ द ओनली डिफरेंस। ओके, ऑलराइट, तो ये इस तरह से अपन बनाते हैं। अब ये क्लोरोप्रीन जो है दैट इज़ अ मतलब दिस रबर इटसेल्फ इज अ सिंथेटिक मटेरियल, इजंट इट? तो इसको अपन कैसा बनाते हैं, क्लोरोप्रीन को अपन कैसा बनाते हैं? तो उसको अपन रिएक्ट करते हैं, सबसे पहले इथाइन लेते हैं बेसिकली, उसको हीट करते हैं विद CO2Cl2 अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, इसको हीट करता हो तो मेरे को डाइमराइजेशन रिएक्शन होती है एसिटिलीन की, वी गेट विनिल एसिटिलीन। दिस इज़ अ विनिल एसिटिलीन। ठीक है ना, ये एसिटिलीन है और ये विनिलिक कार्बन है, इजंट इट? सो विनिलिक कार्बन के ऊपर एसिटिलीन ग्रुप आ गया तो ये हो गया विनिल एसिटिलीन। ठीक है, एंड देन वी बेसिकली यूज़ दैट टू गेट दैट। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक जाना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। क्या करना पड़ेगा? ऐड HCl, है ना। HCl को ऐड करेंगे तो HCl कहाँ जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड पे ही जाएगा, बिकॉज ट्रिपल बॉन्ड इज ऑलवेज मोर रिएक्टिव देन डबल बॉन्ड, इजंट इट? तो यहाँ से वहाँ तो कोई प्रॉब्लम, तो ये कहाँ से बनवा रहे हैं अपन? एसिटिलीन लेते हैं, उससे अपन विनिल एसिटिलीन बनाएंगे, विनिल एसिटिलीन से फिर क्लोरोप्रीन बनवाएंगे। मतलब यहाँ पे ये रबर के लिए असली रॉ मटेरियल कौन सा हो गया? एसिटिलीन। समझ में है ना, वहाँ से अपन बनवा रहे हैं इसको। ओके, विनिल एसिटिलीन इज देन ट्रीटेड विद HCl टू गिव क्लोरोप्रीन। समझ में आया ना, इस तरह से अपना क्लोरोप्रीन बन गया। नियोप्रीन इज रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन, ओके, एज कम्पेयर टू नेचुरल रबर। ये बिल्कुल ऑक्सीडाइज नहीं होता है। ओके, इट हैज़ अ गुड केमिकल स्टेबिलिटी एंड इट हैज़ फ्लेक्सिबिलिटी ओवर वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है ना, मतलब लो टेम्परेचर भी फ्लेक्सिबल होता है, हाई टेम्परेचर पे भी फ्लेक्सिबल होता है। थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है ऑब्वियसली, बट दैट इज़ फाइन। नेचुरल रबर में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, हाई टेम्परेचर पे एकदम सॉफ्ट हो जाता है, लो टेम्परेचर पे एकदम हार्ड हो जाता है। यहाँ पे वैसा नहीं होता, इट मेंटेन्स इट टेक्सचर बेसिकली इवन एट लो टेम्परेचर, इवन एट हाई टेम्परेचर। इसीलिए नियोप्रीन इज़ अ वेरी गुड रबर। इसके यूजेस देख लो, कहाँ पे बनाते हैं? ओके, कन्वेयर बेल्ट्स, गैस्केट्स। ओके, गैस्केट या कन्वेयर बेल्ट बनाने में इसको यूज़ करते हैं। गैस्केट्स अपन यूज़ करते हैं ना जो लीक बंद करने के लिए। ओके, तो मतलब सील, ऐसा सील करके यूज़ करते हैं गैस्केट्स को। ओके, वी कैन ऑल्सो यूज़ इट एज लैपटॉप स्लीव्स, आईपॉड केसेस जो बनते हैं। ओके, दिस इज़ अ लैपटॉप स्लीव हेलो किटी का। ओके, आईपॉड केसेस बनाते हैं अपन। ऑर्थोपेडिक ब्रेसेस बनाते हैं। ओके, ऑर्थोपेडिक ब्रेसेस जो होते हैं सॉफ्ट वाले वो भी बनाते हैं। ओके, फोम्ड नियोप्रीन ये वेटसूट बनाने में यूज़ होता है। ठीक है, बिकॉज रिमेंबर दे एक्ट एज ए इंसुलेटर करके एक्ट होता है। सो अगर तुम ठंडे पानी में भी जाओगे तो तुमको ज़्यादा ठंड नहीं लगेगी, तुमको पानी से भी प्रोटेक्ट करेगा और टेम्परेचर, लो टेम्परेचर से भी प्रोटेक्ट कर रहा है। इसलिए वेटसूट बनाने में इसको बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ओके, एंड इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग लेस स्किन कॉन्टैक्ट सेंसिटाइजर ग्लव्स एंड फेस मास्क। ओके, इस तरह के, समझ में आया ना? ग्लव्स और फेस मास्क बनाते हैं इससे, बिकॉज इसका स्किन कॉन्टैक्ट सेंसिटाइजेशन जो है वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू लेटेक्स। लेटेक्स ये बहुत ज़्यादा इचिंग करता है बेसिकली, कुछ लोगों को एलर्जी भी होती है लेटेक्स की। लेटेक्स इज़ एलर्जेनिक। ठीक है, एलर्जीज होती है कुछ लोगों को, सो दे विल नॉट बी एबल टू वियर दोज टाइप ऑफ लेटेक्स ग्लोव्स। लेटेक्स ग्लोव्स जनरली वाइट आते हैं, ये नहीं आते। ठीक है ना, उसके बाद देखो स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर, ये दूसरे टाइप का रबर है। ओके, अभी अपन ने नियोप्रीन देखा, अब देख रहे हैं अपन स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर। ओके, इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइन एंड स्टाइरीन। नाम से ही पता चल रहा है स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर। ठीक है, इसमें जो रेशो होता है स्टाइरीन और ब्यूटाडाइन का वो 3:1 होता है। रेशियो चेंज करोगे तो प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगी, और ऐसा नहीं है कि दूसरे रेशियोज यूज़ नहीं किए जाते, डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ प्रॉपर्टी यू नीड। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो कोपॉलीमर। देखो दो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं ना, ब्यूटाडाइन भी यूज़ कर रहे हैं, स्टाइरीन भी यूज़ कर रहे हैं। सो इट इज़ अ कोपॉलीमर। इट इज़
It was marketed under the brand name Bunas. Bunas करके इसको मार्केट करते हैं. Okay, Bu stands for butadiene, Na stands for sodium and S stands for styrene. Buna S. ठीक है, ये इस तरह से इसको मार्केट करते हैं. ओके, सो Buna S रबर इज बेसिकली स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबर. समझ में आया ना? इस तरह से बनाते हैं. दिस इज अ ब्यूटाडाइन, कोई खास बात नहीं है. दिस इज 1,3 ब्यूटाडाइन एंड दिस इज अ स्टायरीन. ठीक है ना, स्टायरीन है, यहाँ पे इथीन ग्रुप लगा हुआ है बेंजीन के ऊपर. दिस इज कॉल्ड अ स्टायरीन एंड दिस एक्चुअली गोज एंड डज द पॉलीमराइजेशन. ये इधर जाएगा और ये अब इधर जाएगा. ठीक है, डबल बॉन्ड, और ये फिर किसी दूसरे ब्यूटाडाइन के साथ कपल होगा. सो यहाँ पे देखो 3:1 लेते हैं अपन रेशो. ओके, सो ये 1, 2, 3 मॉलिक्यूल प्लस ये एक स्टायरीन मॉलिक्यूल. सो 3:1 में ये कंबाइन हो रहा है. ओके, तो ये जो यूनिट है ये रिपीट होते रहेगा एंड वी गेट स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबर. ओके, इसमें भी कोई पोलर ग्रुप नहीं है, सिर्फ हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है. बिकॉज ऑफ बेंजीन रिंग ये हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग रहेंगे एंड वी गेट अ वेरी गुड क्वालिटी रबर. इलास्टिसिटी आ जाएगी, इजंट इट? यहाँ पे अपन पोलर ग्रुप अगर लेंगे तो इट बिकम्स वेरी हार्ड. ओके, इसलिए अपन नॉन पोलर लेते हैं. नॉन पोलर में इंटरेक्शन अपने को चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन भी नहीं चाहिए, ताकि थोड़ी इलास्टिसिटी हो. रिमेंबर, सो दैट्स वाई वी चोज. पहले इसमें क्लोरोप्रीन लिया था, उसमें क्लोरीन था. यहाँ पे बेंजीन रिंग ले रहे हैं फॉर ब्रांचिंग, जिसके वजह से थोड़े इंटरेक्शंस आते हैं, थोड़े स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती. सो वी गेट सम इलास्टिसिटी. प्रॉपर्टीज़ इसका, इट हैज़ एक्सेलेंट अब्रेशन रेजिस्टेंट. इट कैन बी यूज ओवर अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर. -40 से लेके 100 डिग्री तक यूज़ करते हैं. 450 से 500 डिग्री % तक इसकी इलोंगेशन प्रॉपर्टी होती है. ओके, डिपेंडिंग अपॉन हाउ यू मेक इट. लेकिन अगर इलास्टिसिटी अगर देखा जाए तो 400 to 500% इलोंगेट होता है ये. ओके, अगर स्टायरीन कंटेंट मैं बढ़ा देता हूँ, ओके, जनरली अपन 3:1 की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर थोड़ा बढ़ा दिया मैंने स्टायरीन कंटेंट, सो इट विल बी हार्डर बट इट विल बी लेस रबरी. समझ में ना? हार्ड हो जाएगा, लेस रबरी हो जाएगा. ओके, रिमेंबर इट इज़ अ सिंथेटिक पॉलीमर, तो इट इज़ एक्चुअली बेटर इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी या फिर सॉल्युबिलिटी इन नॉन पोलर और पोलर सॉल्वेंट्स, है ना? ये सारी चीज़ें नहीं होगी इसके साथ. ओके, इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग टायर्स, शू हील्स, सोल्स, गैस्केट्स, ये सारी चीज़ें बनाने में इसको यूज़ करता है. रबर कटिंग बोर्ड जो होते हैं उसमें भी इसको यूज़ किया जाता है. ठीक है, सो दीज आर द यूजेस ऑफ स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबर. लास्ट रबर जो अपन देख रहे हैं आज, दैट इज़ नाइट्राइल रबर. ये भी अपन बनाते हैं इन द सिमिलर मैनर एज स्टायरीन ब्यूटाडाइन. यहाँ पे अपन लेते हैं, ब्यूटाडाइन तो ले रहे हैं, लेकिन नाइट्राइल की जगह अपन, स्टायरीन की जगह अपन क्या ले रहे हैं? अक्रिलोनाइट्राइल. समझ में आ रहा है ना? स्टायरीन की जगह अपन क्या ले रहे हैं? अक्रिलोनाइट्राइल. मतलब बेंजीन रिंग की जगह यहाँ पे अपन ने CN ग्रुप ले लिया है. समझ में आया ना? दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टायरीन ब्यूटाडाइन एंड नाइट्राइल. नाइट्राइल में अपन स्टायरीन की जगह ले रहे हैं एक्रिलोनाइट्राइल, और उसी तरह से इसको पॉलीमराइज करते हैं. जनरली 2:1 या 3:1 इस रेशो में अपन उसको कंबाइन करते हैं एंड वी गेट अ रबर कॉल्ड एज नाइट्राइल रबर. अगर तुम स्ट्रक्चर देखो तो वेरी सिमिलर टू द स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबर. जहाँ पे बेंजीन रिंग थी वहाँ पे अभी CN ग्रुप आ गया. CN ग्रुप ये ज़्यादा पोलर होता है, इजंट इट? एज कम्पेयर टू बेंजीन रिंग इसमें थोड़ी ज़्यादा पोलैरिटी होती है, तो इसमें थोड़े ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होते हैं, इसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ होता है. समझ में आया? प्रॉपर्टीज़, इट इज़ हाईली रेजिस्टेंट टू ऑयल, फ्यूल एंड अदर केमिकल. ओके, देखो प्रॉपर्टी इंप्रूव हो गई, लेकिन इसका जो इलास्टिसिटी थोड़ा मेरे ख्याल से कम हो जाता है, बट इट इज़ हाईली फ्लेक्सिबल. ठीक है, फ्लेक्सिबल भी होता है. ओके, एडिशन अगर करते हैं नाइट्राइल का ज़्यादा, इट बिकम्स मोर रेजिस्टेंट टू ऑयल बट बिकम्स लेस फ्लेक्सिबल. अगर कोई जैसे ऑयल के कंटेनर में ही काम कर रहा है या उसके साथ ही काम कर रहा है ऑयल के साथ कंसिस्टेंटली, सो ऑब्वियसली वी डोंट वांट एनी एक्सपोजर टू द ऑयल, तो उस केस में अपन नाइट्राइल कंटेंट बढ़ा देंगे. ठीक है, इट विल बिकम लेस फ्लेक्सिबल ऑब्वियसली, बट इट विल बी मोर रेजिस्टेंट to the oil thing. Okay, so as a result of that this is going to be much better, much safer to the worker, isn't it? तो डिपेंड करता है बेसिकली किस तरह से अपन उसको यूज़ करना है, किस तरह से प्रॉपर्टी अपने को चाहिए. यूजेस, इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग नॉन लेटेक्स ग्लव्स. ये तुमने देखा होगा डॉक्टर लोगों के हाथ में होते ही है.
ओके, डॉक्टर नर्सेस इस तरह के ग्लव्स बनते हैं. दीज आर नॉन लेटेक्स ग्लव्स. ओके, दीज आर बेसिकली पिछले 10-15 साल में ये ज़्यादा आए हैं. इसके पहले लेटेक्स ग्लव होते थे विच वर बेसिकली वाइट ग्लव, और इसमें थोड़ा सा पाउडर लगा रहता था, क्योंकि लेटेक्स ग्लव्स जो होता है, लेटेक्स मतलब नेचुरल रबर इज स्टिकी. ओके, तो ये हाथ को ना चिपके, मतलब ऑब्वियसली अगर डॉक्टर को पहनना है या किसी को भी पहनना है तो ये ज़्यादा अच्छे से स्लिप होनी चाहिए ना हाथ में, तो उसको पाउडर से कोट किया जाता था. सो जब तुम निकालते हो तो तुम्हारे हाथ को पाउडर लगा रहता था, उसका एक अजीब सा स्मेल भी आता था. बेसिकली नोबडी लाइक्ड इट, बट वी डिडंट एक्चुअली हैड अल्टरनेटिव. ठीक है. देन दीज रबर केम, दीज वर स्लाइटली एक्सपेंसिव. आई रिमेंबर हम लोग लैब में जब काम करते थे तो इसको मंगवाते थे. दिस वॉज स्लाइटली एक्सपेंसिव बट दिस आर मच बेटर. ठीक है ना. ये रबर ही नहीं होते बेसिकली, मतलब चिपकते नहीं है. इसको पाउडर लगानी होता है, सबसे मेन चीज़. इट डजंट हैव, मे बी इट हैज़ सम अमाउंट ऑफ पाउडर बेसिकली, बट ऐसा हाथ पे नहीं चिपकता है, लगता नहीं है कि इसमें कुछ है पाउडर लगा करके. ऑलराइट, एंड दिस आर बेसिकली लेस कॉन्टैक्ट सेंसिटाइजर. ओके, लेटेक्स ज़्यादा सेंसिटाइज करता है, ये नहीं करते. लेटेक्स एलर्जिक भी होता है कुछ लोगों को, ये नहीं होते. ठीक है. सो नॉन लेटेक्स ग्लव्स बनाने में यूज़ करता है हेल्थ प्रोफेशनल, केमिकल इंडस्ट्रीज़ में जो काम करते हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, मैकेनिक्स जो होते हैं, वो इन चीज़ों को यूज़ करते हैं, इन ग्लव्स को यूज़ करते हैं. सो दिस इज़ वन ऑफ द मेन यूज़ ऑफ दिस रबर, नाइट्राइल रबर. समझ में आया क्या? नाइट्राइल रबर का सबसे ज़्यादा यूज़ है. नेक्स्ट जो इसका यूज़ है दैट इज़ इन मेकिंग बास्केट्स, ओरिंग्स, सिंथेटिक लेदर, केबल जैकेटिंग, ये सारी चीज़ें बनाने में इसको अपन यूज़ करते हैं. ठीक है. सो इसेंशियली देर इज़ लिटिल बिट ऑफ लेफ्ट, बेसिकली थोड़ा और बचा हुआ है पॉलीमर्स, उसको अपन नेक्स्ट क्लास में ख़त्म कर देंगे. देन विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक ऑल्सो. ओके, ऑलराइट. इफ़ यू गाइज डोंट हैव एनी डाउट, you guys can leave. I will see you in the next class. Okay, keep it up and keep studying. Thank you. I'll see you in the next class. Bye.